गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सबको? ठीक हो? गुड। अच्छे से तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते चलना, ठीक ना। प्रीवियस ईयर जितना हो, जितना प्रीवियस चैप्टर सब पढ़ाया जाए सबको रिवाइज करते चलो। रिवीजन एक बेसिक नेसेसिटी है। रिवाइज जैसे जैसे करेंगे तो हमारे ब्रेन को याद रहेगा, ठीक ना। जैसे रिवीजन मस्ट है, ठीक है। तो देखो फिजिक्स में हम लोग 11th का टॉपिक में यूनिट डायमेंशन पढ़ लिए थे, ठीक है। वेक्टर्स भी पढ़ लिए थे, ठीक। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फिजिक्स के एक बेस है, समझो, ठीक है। ये दोनों चैप्टर क्या है? बेस है, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर्स, ठीक ना। अब रियल एक तरह से समझो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है काइनेमेटिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स एक बहुत ही वीवीआई और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी भी है, बहुत इजी, ठीक ना, बहुत सिंपल। और यहीं से हम लोग बेसिक बेसिक बात अब सीखना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में और कैसे कैसे फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए डरना नहीं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल नहीं डरना कि भैया हमको मैथ नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल थिंकिंग मत रखना, ठीक है। हाँ, वो सब आ जाएगा, सीखने पे हमारा ब्रेन सब कुछ सीख लेता है, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स, ठीक है। देखो काइनेमेटिक्स में क्या सब पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। सिंपल समझो, काइनेमेटिक्स में क्या है कि कोई भी चीज मोशन और रेस्ट में किस प्रकार से है, ये हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। रेस्ट और मोशन के बारे में ही जानेंगे काइनेमेटिक्स में, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, काइनेमेटिक्स, ठीक। रेस्ट एंड मोशन क्या सबसे पहले, ठीक। रेस्ट एंड मोशन में तुम्हारा कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट टर्म्स आते चला जाएगा, ठीक है। तो वो हम समझाते ही चले जाएंगे, एकदम फटाफट, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही सब टर्म इसमें आएगा, बात समझ रहे हो ना। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, ठीक, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, ठीक, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बहुत ही दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक। समझ लो बात को। स्पीड को हो, स्पीड में एक और होता है एवरेज स्पीड भी होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड। वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी भी आएगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। देखो ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। क्लियर है भंडा? और क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बचपन में हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर फंडा यहाँ तक? ठीक, ये सब चीज इसमें इस चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, 8वां होगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ग्राफ की वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, तो ये सब हम लोग इसमें ग्राफ में समझेंगे। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्लियर है फंडा? ठीक। और बेसिक मैथमेटिक्स भी इसमें जानेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें भी खास तौर से कैलकुलस, ठीक है। हल्का सा डिफरेंशिएशन, हल्का सा इंटीग्रेशन का नॉलेज भी हम लोग को इसमें मिलेगा। क्लियर है फंडा? इतना चीजें हो गया तुमको यहाँ पे, ठीक। अब देखो, ठीक है, अब आएगा तुमको इसमें एक रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक। क्या है फंडा? यहाँ तक समझ गया ना? रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसमें आएगा तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब कि जैसे एक बॉल के ऐसे फेंक दिए, ठीक है, किसी एंगल पे ग्राउंड से, ठीक है, किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंकेंगे, वैसा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन में हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग का दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। किसी में तुमको रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, सारा रिलेटिव वेलोसिटी में ही आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंसर मतलब सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना सारा चीज मेरा लगभग डिस्कस इसमें होगा, ठीक है। तो नोट कर लो कि क्या सब पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, पहले ये जानना जरूरी है कि भैया देखो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो पहले।
चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो समझिए, तो ये टॉपिक मेरा होगा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, क्लियर, आगे बढ़े आप। चलो इसी को हम एक एक टॉपिक को समझते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे कि कैसे कैसे इन लोगों से टैकल करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टफ वर्क नहीं, किसी के लिए होता है जो पढ़ना ही नहीं चाहता है। आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में, ठीक ना, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, ठीक, देखो बहुत ही फंडा, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, कहाँ है, कहाँ से देख रहा है, ठीक, जैसे अच्छा मान लो कि एक मेरा गाड़ी है, ठीक है, उस पर एक, ठीक है, गाड़ी मेरा चल रहा है, मान लो वालों सीधी से, ठीक है, कोई स्पीड से मेरा गाड़ी चल रहा है, ठीक, ये मेरा ग्राउंड हो, ये ग्राउंड पे भी एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ अभी दो आदमी, ए मान लो, तो बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये तो आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक, तो ए जब बी को देखेगा तो क्या बोलेगा, बी चल रहा है या रुका हुआ है, क्या बोलेगा, बोलेगा यार मेरे रिस्पेक्ट में ए को तो बी क्या दिखेगा, रुका हुआ है, रेस्ट, क्योंकि गाड़ी सिंपल चल रहा है, गाड़ी मान लो पूरा पैक है चारों तरफ से, ठीक है, तो क्या बोलेगा ए कि बी तो तुम रुके हुए हो, और बी क्या बोलेगा ए को कि बी बोलेगा ए को कि तुम भी रुके हुए हो, यानी कि रेस्ट पर हो, ठीक, ए जब बी को देख रहा है या फिर बी जब ए को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे लग रहा है, लेकिन वहीं पर सी जब देख रहा होगा इस दोनों को, तो दोनों तो बी वेलोसिटी से जा रहा था, दोनों तो बी वेलोसिटी से जा रहा था, यानी कि सी को ए और बी मोशन में दिखा, यानी कि इसका मतलब सी के रिस्पेक्ट में ए और बी मोशन में था, लेकिन ये दोनों खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही था, तो ये दोनों किसी के रिस्पेक्ट में चल भी रहा है और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं भी चल रहा है, इसका मतलब कि रेस्ट और मोशन किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का किससे जज होता है, भैया उसको देख कौन रहा है और कहाँ से देख रहा है, कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट एंड मोशन डिफरेंस क्या हो गया, एक रिलेटिव टर्म हो गया, एक रिलेटिव टर्म हो गया कि भैया कौन देख रहा है इस पे डिपेंड करेगा, कहाँ है वो, गाड़ी वाला जो गाड़ी में बैठा था उसको ए लगेगा रेस्ट पे, लेकिन सी को लगेगा ये तो चल रहा है, ठीक, बात समझ रहे हो ना, क्लियर बंदा, एक तरह से इसको ऐसे भी समझो कि ए के बारे में बी बोलेगा कि भैया इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी पोजीशन ऑफ ए इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, implies ए इज एट रेस्ट, ए जो है रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए रुका हुआ है, क्लियर हो गया फंडा, ठीक है ना, हम लोग किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा अब लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सी, देखो सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में तो ए उधर चल रहा था, ए उधर जा रहा था, यानी ए का पोजीशन बदल रहा था समय के साथ, ए का पोजीशन बदल रहा था, ठीक है, समय के साथ, ठीक है,
तो सी को क्या रहेगा कि ए मेरा मोशन में है। क्लियर है? ठीक ना। एक तरह से क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ, ठीक ना, पोजीशन ऑफ ए इज चेंजिंग with respect to time implies C क्या बोलेगा, A is in motion with respect to C के रिस्पेक्ट में A जो है वो मोशन में है। बात समझ में आ गया? B के लिए रेस्ट में था, क्यों था? क्योंकि इसका पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा था, ठीक है। लेकिन A जो है वही C के रिस्पेक्ट में मोशन में था, क्योंकि A का पोजीशन बदल रहा था समय के साथ। तो C को लगा A जो है वो मेरा मोशन में है, ठीक है फंडा। यानी कि रेस्ट एंड मोशन इज नथिंग बट रिलेटिव टर्म। कौन देख रहा है इस पे डिपेंड करेगा। नोट करो। कौन देख रहा है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है? रेस्ट एंड मोशन का यही फंडा है, ठीक है। सिंपल फंडा है रेस्ट एंड मोशन का, ठीक है। क्लियर हो गया? रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव टर्म है। इजी दैट टेंशन नहीं लेते, ठीक। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एट रेस्ट और एट मोशन कोई बोल रहा है, यानी कि वो अपने रिस्पेक्ट में बोल रहा था, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग ट्रेन पे बैठे होते हैं, हम लोग को क्या लगता है कि पैर ही पीछे जा रहा है, या फिर रोड ही पीछे जा रहा है, या फिर जो रेल का पटरी होता है वही पीछे जा रहा है। जैसे मान लो हम ट्रेन से जा रहे हैं, ये मान लो ट्रेन, ठीक, मान लो ट्रेन है, इसमें हम लोग बैठे हुए, ठीक, बैठे हुए। तो भैया यहाँ पे लोग जानते हो पेड़ वेल रहता है, ठीक है, पेड़ वेल भी रहता है, रेल का अपना एक प्लेट पटरी भी रहता है, ठीक, ट्रेन उस पर जा रही है। तो हमको क्या लगा, हम तो जान एक मान लो ग्राउंड पे आदमी, ठीक है, ग्राउंड वाले आदमी को पैर क्या लगेगा, रेस्ट पे रुका हुआ, ये रुका हुआ है, ठीक ना। इसको क्या रहेगा, पैर मेरा, पैर का पोजीशन बदल रहा है क्या इसके रिस्पेक्ट में? नहीं। मान लो इसको ए, इसको मान लो बी, ठीक ना। तो पोजीशन ऑफ ट्री इज नॉट चेंजिंग, है ना, इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ट्री का पोजीशन बदल नहीं रहा है। दैट इज ट्री इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एज। ट्री मेरा कैसा है, रेस्ट पर है एक रिस्पेक्ट में। लेकिन वही कोई आदमी, मान लो हम लोग में से कोई भी ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन आराम से यूनिवर्सिटी से मस्त बिंदास जा रहा था, तो हमको क्या लगता है, पैर एकदम तेजी से पीछे जा रहा है, पैर हमको पीछे जाता हुआ लगता है ना। यानी हमारे रिस्पेक्ट में एक तरह से जो हम एक्चुअली आगे जा रहे हैं, हम लोग को लगता है कि पैर पीछे जा रहा है। क्योंकि हम आगे जा रहे थे तो हमको लग रहा था कि पैर पीछे जा रहा है, ऐसा फील हमको हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैर पीछे की तरफ ज्यादा दूर बढ़े जा रहा है, उसका पोजीशन बदल रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन बदल रहा है, ठीक है, ठीक ना। तो पोजीशन ऑफ ट्री इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में, तो भैया मेरा पोजीशन पेड़ का बदल रहा था। दैट इज ट्री इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। यानी कि मेरा जो पेड़ था वो मोशन में था। ये तो मेरा लाइव एग्जांपल सबको ही फील किया होगा इसको, ठीक है ना। तो मेरा मोशन में था, बी के रिस्पेक्ट में पेड़ मोशन में था, रोड भी मोशन में था, रेल का पटरी भी मोशन में था, ठीक है। लेकिन एक रिस्पेक्ट में पेड़ भी रुका हुआ है, रेल का पटरी भी रुका हुआ है, जमीन भी रुका हुआ है। क्लियर फंडा? नोट कर लो इसको। ये बेसिक एग्जांपल हो गया रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए। हम लोग रियल लाइफ में ये हम लोग को पता चलता है। कितना बार तुम लोग देखते हो कि ट्रेन में बैठते हो, ठीक है, तो मान लो हम लोग इस ट्रेन में थे, ठीक ना, अब बगल के ट्रेन से ही बगल में भी एक ट्रेन था, ठीक, एक पटरी पे ये और दूसरे वाले पटरी पे ये ट्रेन है, ठीक ना, है ना।
मान लो कोई बैठा हुआ है, मान लो, ठीक, तुम उसको देख रहे थे, ठीक है, तुम उसको मान लो देख रहे थे, ये जैसे ही चलना शुरू करेगा मान लो, ठीक है, ये जैसे ही चलता होगा, तुम्हारा ट्रेन रुका हुआ है, लेकिन तुमको क्या फील होगा कि तुम लोग पीछे जा रहे हो, ऐसा फीलिंग आएगा, ऐसा फीलिंग आएगा कि तुम्हारा ट्रेन इधर चलने लगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तुम्हारा ट्रेन रुका हुआ था, ये ट्रेन उधर जा रहा है, तुमको क्या हुआ कि ये उधर जा रहा है, इसका मतलब हम आगे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम तो थे रेस्ट पे। ये भी कंफ्यूजन एक होता है। तो देख रहे हो ना, एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है कि कौन किसको देख रहा है, ये डिपेंड कर जाता है। तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कौन रेस्ट में कौन मोशन में है, ठीक ना, कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है जो ऑब्जर्वर देख रहा था वो कन्फर्मली बोल सकते हैं कि भैया मेरे रेस्पेक्टिव वो या तो रेस्ट पे हो या तो मोशन पे हो। क्लियर बंदा? क्लियर है? ठीक, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रेस्ट एंड मोशन आई होप कुछ आइडिया आ गया होगा, ठीक है, क्लियर समझ गए यहाँ तक फंडा? अब सिंपल सिंपल बात करते हैं, बहुत इजी ये है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या, मान लो हम यहाँ ए से बी, मान लो तुम अपना घर से कोचिंग जा रही है, मान लो कोचिंग तुम्हारा है ना, कोचिंग है फिलहाल, मान लो अपना ही कोचिंग, गीता विजय गुरु कुलगी है, ठीक, तुम जा रहे हो बी पे। अभी अब अपने कोचिंग तक आने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है, या तो इधर से जाए, ठीक, उसका मन घूम फिर के आए, उसका मन किसी के गली से हो करके गुजर के आए, जिसका जो मन रास्ता जा सकता है, सोचेगा कोई मार्केट होके जाए, तो सोचेगा चलो किसी के फ्रेंड के साथ आएंगे तो फ्रेंड के घर होते हुए आए, कोई बोलेगा चलो आ जाए, और कोई होगा जो बोलेगा दूर डायरेक्ट आओ, ठीक है, डायरेक्ट चले जाओ, ठीक। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट जो तुम रास्ता कवर किए हो, जो भी तुम पाथ चले हो, उस पाथ का लंबाई, पाथ का लंबाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, जो भी तुम पाथ, जिस पाथ से तुम ट्रैवल किए हो उस पाथ का लंबाई। जैसे मान लो इस पाथ पे ट्रैवल किए हैं, इस पाथ का लंबाई, इस पाथ पे ट्रैवल किए हैं, इस पाथ का लंबाई, इस पाथ पे ट्रैवल किए हैं, इसका लंबाई, सबका लंबाई क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। सिंपल है, ठीक, क्लियर? यहाँ तक समझिए डिस्टेंस, ठीक, क्लियर। चलो अब एक और खास बात, और देखो, मान लो ए से तुम चला बी पे आया, और फिर बी से चला फिर ए पर आ गया, मान लो, ठीक। तो डिस्टेंस भैया क्या होता है, हमेशा बढ़ता ही जाएगा, घटता कभी नहीं है, याद रखना। डिस्टेंस को, क्योंकि तुम जैसे चलोगे, तुम जितना चलते जा रहे हो, तो उसके पाथ को हम मेजर करते चले जाएंगे ना, उस पाथ को हम मेजर करते चलेंगे, हम जा रहे हैं उसको भी मेजर करेंगे, फिर हम आ रहे हैं उसको भी मेजर करेंगे, तो भले हम वहीं क्यों ना आ गए, लेकिन मेजर तो करेंगे पूरा ना। मान लो ये डी दूरी था, फिर डी और आ गए, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड, डिस्टेंस हमेशा ऐड ही करते हैं, ठीक ना, डिस्टेंस घटता नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो, डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा, याद रखना पॉइंट दिमाग में, ठीक ना। डिस्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ उस पाथ का लंबाई, ठीक, ठीक है, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जी, क्योंकि लंबाई है तो ऐसा क्या होगा? मीटर, ठीक है, मीटर। और एक और खास बात इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, देखो दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे हम लोग, यूनिट डायमेंशन, एक स्केलर और एक वेक्टर, ठीक। ये कैसा क्वांटिटी है हमारा, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस इज नथिंग बट एक ये पॉइंट हो गया, और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, हम किधर से भी जा रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, पाथ को क्या मतलब, हम कहीं से भी जा रहे हो, ठीक ना, पाथ को क्या मतलब, हम ऐसे जाए, घूम टहल के जाए, मुड़ के जाए, सीधे चल जाए, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, पाथ को, ठीक है, सिंपल चल जाए, वो उसको डायरेक्शन से यानी कि कोई मतलब नहीं, ठीक, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। कैसा क्वांटिटी का? स्केलर।
पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? नेगेटिव चलो नहीं बोलते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, तो नेगेटिव में क्या बोलेंगे, क्लियर है, इसलिए। ठीक, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। डिस्टेंस नोट कर लो इसको, डिस्टेंस। डिस्टेंस सिंपली क्या है, पाथ जो हम ट्रेवल किए उसका लंबाई है, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, यही है डिस्टेंस। नोट करो, जितना पॉइंट लिख रहे हैं ये सब याद रखना, सभी तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हो गया, समझ गया? तो चलिए, सिंपल था, इजी, डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, ऐसे ही थोड़ा सा छोटा टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सवाल सब तो खैर आएगा ही, टेंशन नहीं लेना। तो पहले ये लेकिन बेसिक बात समझना जरूरी है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये सब टर्म में हम लोग कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है, पहले टर्म को ही समझना पड़ता है कि भाई ये सब चैप्टर में क्या क्या टर्म आएगा। ठीक है, क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, अब अगला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन सबसे खास क्या है इसका बात कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जितना सारा डिस्टेंस का फिगर जो हम बनाए थे अपने घर से कोचिंग तक का, ठीक है, बनाए थे ना, ये सब ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये गया, ठीक, गया था ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करके, एक देखो सीधा चला गया, ठीक ना। तो तुम खुद सोच के देखो सबसे छोटा वाला इसमें कौन होगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट, जिसको हम जो कनेक्ट कर दिए हो, जिसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट कर दिए हो, वही ना मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो सिंपल बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पहला बात तो ये याद रखो कि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना चाहिए। ठीक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको पाथ से कोई मतलब एक तरह से नहीं है। ठीक है, इसको मतलब है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा शर्त ये, और तीसरा शर्त क्या है, उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जो जोड़ेगा वही स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, कनेक्टिंग, स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग इनिशियल एंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, स्ट्रेट लाइन connecting initial and final position gives us displacement, gives us displacement। ये बात याद रखना है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जो स्ट्रेट लाइन जो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मेरा कनेक्ट करता होगा उसी का लेंथ हमको क्या देगा, उसी का लंबाई हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ठीक है ना, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक ये हो गया खास बात। और एक और सबसे खास बात क्या है कि भैया देखो हम जो यहाँ से यहाँ गए तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि मेरा कोचिंग कहाँ है, घर से तो मेरा कोचिंग जो है इधर है, ये इंसान क्या नहीं, मेरा कोचिंग डायरेक्ट इधर है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में खास बात क्या है कि हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन जिसको दे सकते हैं, ए टू बी, ठीक है ना, डायरेक्शन डायरेक्ट ए टू बी। तो direction can also be specified when displacement is concerned। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया गया है तो डायरेक्शन के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि कोई भैया किधर गया, कोई कोचिंग गया तो किधर गया, इस डायरेक्शन में गया। डायरेक्शन भी अगर हम फिक्स कर दिए इसमें, ठीक ना,
डायरेक्शन इसी को पता चल जाएगा, जैसे हम स्ट्रेट लाइन से उसको जोड़ देंगे तो हम उसको डायरेक्शन भी बता ही सकते हैं ना कि नहीं इधर या इधर इधर, ठीक है, फिक्स उसको डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। इसी दिशा में वो जाएंगे तो सबसे जल्दी पहुंचेंगे, इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो सबसे जल्दी पहुंचेंगे, दूरी कम है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का खास खास बात यही हो गया, ठीक क्लियर फंडा। क्योंकि ये भी एक तरह का दूरी ही था तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। अब चूंकि इसके साथ डायरेक्शन भी आ गया तो एक ऐसा क्वांटिटी हो गया, इसके साथ मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा ये कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। जैसे नोट करो, इसको फटाक से नोट करो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हो गया, नोट करिए, ठीक है ना। अच्छा, याद करो कि पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर्स हम लोग पोजीशन वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, याद करो। तो हमको पोजीशन वेक्टर में यहाँ हमको काम आ जाएगा, वेक्टर से रिवाइज कर लेना, जो रिवाइज याद हमेशा करते चलना, ठीक है। इसलिए जो भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा दिया करें रिवाइज करो, क्योंकि वो थोड़ा सा लिंकअप रहता ही है, आगे में लिंकअप रहता है उसका, ठीक है। तो मैंने मान लो बोला हमको क्वेश्चन दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट था जो 2,3 से, ठीक है ना, मान लो ना कि 7,9 पे गया, 2,3 से 7,9 पे गया, ठीक है। कैसे गया वो छोड़ो, नहीं दिया है, लेकिन तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, घूम फिर के जैसे भी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, ठीक। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या सीखा है, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन से जोड़ेगा यही क्या बताएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर याद करो, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ए वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखेंगे, देखो यही को वेक्टर काम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखेंगे, सेकंड क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, ए बी वेक्टर, ये दिमाग में सेट रखना। देखो वेक्टर अब काम आना शुरू हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या क्या करते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। 7 में से 2 गया, 7 माइनस 2 आई कैप प्लस 9 माइनस 3 जे कैप, यानी कि 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से बी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को तुम एज वेक्टर फॉर्म में भी छोड़ दो या इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो। कोई बोलेगा बताओ क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट आया, कितना आया डिस्प्लेसमेंट भैया, कितना आया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया। मैग्नीट्यूड बराबर क्या लिखते थे, याद होगा सबको, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जितना आ जाए 25 प्लस 36, यानी कि 6 5 का हाथ लिख जादू 6, इतना मीटर या इतना यूनिट वो चला, इतना अंडर इतना यूनिट उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है फंडा, नोट करो, यही डिस्प्लेसमेंट खत्म। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ लिए, उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़े, वेक्टर लिख के काम होने लगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको। तो वर्क में ये क्वेश्चन दे सकते थे, वर्क में वो क्वेश्चन दे सकते हैं ऐसा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या ए से बी लाए हैं, फोर्स कुछ समथिंग दे रहे थे, फोर्स इतना इतना लगाए हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे का, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ डॉट एस, वर्क का फॉर्मूला आ जाता
एफ डॉट एस बताएंगे, वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का काम आ जाता। फोर्स पता ही रहता है, डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे निकालते। क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लो, समझते चलो, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब मान लो कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक मान लो सेमी सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन जो है, इसका मान लो रेडियस था कुछ भी 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर मान लो इसका रेडियस था। ठीक है ना? कोई पर्सन जो है यहाँ से ए से चला और ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ करते करते यहाँ बी, ये कैसा पाथ है? सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो कुछ तुमसे पूछता है पॉइंट, पहला बोलता है डिस्टेंस निकालो, दूसरा क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों तुमसे पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट ए से बी तुमको सर्कुलर पाथ में चला। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो सिंपल जानते हैं भैया, जिस पाथ पे चला उस पाथ का लंबाई। ये कैसा पाथ है? सेमी सर्कुलर। सर्कल का तुम्हारा सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। सेमी सर्कल का पाई आर। ठीक है, डिस्टेंस बराबर सिंपल क्या लिखेंगे? पाई आर। बात समझ गया? पाई, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? पाई आर ना, पूरा सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो इसका पाई आर। पाई आर तो पता ही है, 22/7 × 7 कितना आ गया? 22 मीटर। ठीक, डिस्टेंस ये वो पर्सन जो है 22 मीटर ट्रेवल किया हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम क्या ध्यान रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन? ए, फाइनल पॉइंट कौन? बी। तो ए से बी जोड़ दो, ए से बी जोड़ दो, तो क्या दिख रहा है? ए से बी क्या है? डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डायरेक्ट ए बी, डायरेक्ट ए टू बी, यानी कि उसका डायमीटर ही हो गया यहाँ। ठीक है, डायमीटर हो गया, सिंपल कितना हो जाएगा? 7 2 आर, रेडियस का दुगुना, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस, 2 × 7 यानी कि 14 मीटर। तो अगर तुमसे कोई पूछता कि बताओ वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 22 मीटर, लेकिन अगर कोई पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो 14 मीटर भी फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन कहाँ है? ए टू बी। ठीक है, नोट कर लो। डायरेक्शन ऐसा, फिलहाल इस क्वेश्चन का डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, ऐसे भी गया वो, ऐसे भी रहता है क्वेश्चन। ठीक, कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, नोट कर लेना। क्लियर है बंदा? अच्छा, कभी कभी बोलेगा इसी तरह से कि उनको पूरा चला देगा। मान लो जहां से चालू वो किया वहीं आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि कोई बंदा है, मान लो वो अपने घर से चला, उसका हाउस है मान लो। ठीक है, उसका हाउस है, अपने घर से चला ऑफिस। ठीक, अब फिर वापस आ गया घर पे, फिर वापस आ गया घर पे। तो तुमसे पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो भैया हम जहां से चले वहीं आ गए, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो गए। इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट जब यही है तो क्या वो दोनों के बीच में दूरी होगा? कुछ नहीं ना। कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? इज सेम। क्या है? सेम है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0। जो जहां से आके वहीं आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0। घूम फिर के पूरा दुनिया हम घर पे ही आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस तो भैया पूरा लेंथ को मेजर करो, डिस्टेंस कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर बंदा? समझ में आया था? जरा का समझ इजी है, नो डाउट। क्लियर हो गया? ऐसा भी एक क्वेश्चन देता है। और एक क्वेश्चन देख लो किस टाइप से रहता है, देख लो पैटर्न से। ठीक है, मान लो कोई बोला कि यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, ऐसे बोल दिया।
ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी चला। ठीक, ऐसे बोल दिया तुम, ठीक है, ठीक है ना। इसका बोल दिया 1 मीटर, इसको बोल दिया 2 मीटर, इसको बोल दिया 6 साढ़े 3 4 मीटर। क्लियर भंडा, ऐसे बोल दिया मीटर में, ऐसा मान लो। क्लियर, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। बोलेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कोई पर्सन था, ए से चलना चालू किया, ए से बी सीधा, फिर 90 डिग्री मुड़ा लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा 90 डिग्री, बी से सी गया, फिर राइट 90 डिग्री मुड़ा राइट, फिर सी से डी गया 2 मीटर। तो बोलेगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट बोलेगा। तो हम क्या सीखा है डिस्प्लेसमेंट में अभी? सिंपल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को भैया जोड़ लो। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ लो। तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट डी। तो क्या दिख रहा है? खट, यानी कि एडी चाहिए, यानी कि हमको एडी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब हमको एडी चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, विजुलाइज। देखो टिक 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 टिक, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराओ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, 90 डिग्री दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अरे दिख रहा है यार, ठीक। अच्छा, ये 2, ये भी 2, ठीक। तो अब देखो ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर है बंदा? ये 1, ये 2, तो ये भी 2, तो ये टोटल कितना हो गया? 3। अच्छा, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, यानी ये कितना हो गया? 4। अब पाइथागोरस ट्रिपल देखा, 3 4, तो ये कितना? 5। खत्म आंसर। एडी कितना आ गया? 5 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। 3 है, 4 है, तो √3² + 4², 5। नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट पे घुमा फिरा के क्वेश्चन देते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ जाएंगे कि ये करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो यानी कि डिस्टेंस और रेस्ट एंड मोशन समझ गए तुम लोग, डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, ठीक है। कहीं कहीं देखा, यानी इसका मतलब क्या सीखा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा तुमको डिस्टेंस से छोटा ही होगा। गौर करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा, या उसके बहुत बराबर हो सकता है। एक पॉइंट लोग मैथमेटिकली ये भी लिखता है ऐसे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड ले लो, अगर वो ऑलवेज छोटा या बराबर हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता है, ऐसे भी लिखता है। कभी इक्वेशन ऐसा भी लिखेगा, ठीक। क्लियर फंडा हो यहाँ तक? सही है, समझ में आ गया? चलो, यहाँ तक सब कुछ हम लोग लिख लेना, ये पॉइंट भी नोट करो। अब एक जगह सब कुछ हम कर देते हैं, टेंशन नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन नथिंग बट क्या है? ये रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इफ अगर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज changing with respect to time, then that object is said to be in motion, ठीक है। पोजीशन बदल रहा है तो उसको हम लोग मोशन बोल सकते हैं, with respect to ऑब्जर्वर, ठीक है। और अगर if position of object is not changing, अगर मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है with respect to time, समय के साथ, then object is said to be at rest with respect to, भाई ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बात हो रहा है ना अभी, with respect to ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन बदल रहा था, ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन बदल रहा है तब उसको कहेंगे मोशन में है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है समय के साथ, उसको बोलेंगे रेस्ट में है। क्लियर? ठीक, क्लियर फंडा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फंडा जान लो, ठीक है। डिस्टेंस इधर लिख लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवर्ड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर। ठीक, ये कैसा क्वांटिटी है? हेक्टर। ठीक, ऐसा यूनिट इसका भी मीटर। क्लियर बन रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसको सिर्फ कहाँ से डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताना था? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिपेंड्स। ठीक ना? ठीक ना? स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ देंगे, पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तब हम उसको कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, नोट कर लो इतना सारा पॉइंट, हम लोग सीखेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आई होप यहाँ तक में सब क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग सीख गए। अब आते हैं बेसिक बात समझते चलना। ठीक है, आप देखो स्पीड। अब देखो स्पीड। ठीक, स्पीड के बारे में सब जानते ही हैं। मिला जुला के हम लोग स्पीड कहते, कितना स्पीड से कोई गाड़ी चल रहा है, कितना स्पीड से वो गाड़ी आ रही थी, तुम कितना स्पीड से दौड़ रहे थे। स्पीड को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? दूरी से और समय से। दूरी से और समय से। ठीक है, दूरी से और समय से। क्लियर फंडा? अब मान लो कि तुम्हारा स्पीड अभी, अब इसमें दो टाइप का बात होता है। ठीक, कभी होगा तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट होगा, कभी तुम्हारा स्पीड वेरिएबल होगा। जनरली दुनिया वेरिएबल ही होता है, पढ़ते हम लोग कांस्टेंट है, वो अलग पॉइंट है, अलग का बात है। ज्यादातर आसान लगता है कांस्टेंट, लेकिन दुनिया हमको वेरिएबल ही होता है। जब ये दुनिया तो वेरिएबल होगा तो वो कौन काम आएगा? कैलकुलस काम आएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही काम आएगा। ठीक है, दुनिया जैसी वेरिएबल हो जाए तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काम आने शुरू हो जाएगा, बताएंगे। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लो था कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्ट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सिंपल। कांस्टेंट स्पीड को डायरेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? कितना दूरी वो चला बटा टाइम हो गया। ठीक है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हाँ, और एक और खास बात रहो, काइनेमेटिक्स में एक तरह से हम लोग ना, ये भी याद रखना, 1D 2D 3D, मतलब दुनिया या तो 1 डायमेंशन में चलवाएंगे, या तो 2 डायमेंशन में चलवाएंगे, या 3 डायमेंशन में चलवाएंगे। ज्यादातर 1 डायमेंशन में चलेगा, ज्यादातर 1 डायमेंशन में चलेगा दुनिया। 1 डायमेंशन में मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। 1 डायमेंशन में मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है? ठीक, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या हो गया? 1D। ठीक है, कहीं भी ट्रैवल करना बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक, 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? दुनिया एक प्लेन में सोच रही है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में कोई ऐसे चल रहा है, चाहे ऐसे चल रहा है, वो एक प्लेन में चल रहा है। ठीक ना, ये हो गया स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जनरली हम लोग यही पढ़ रहे हैं अभी, यही सिर्फ फोकस करना है, यही समझो पढ़ रहे हैं। 1D मोशन चल रहा है ना, 1D में दुनिया अभी देख रहे हैं। ठीक है ना, दुनिया अभी 1D में चल रहा है, सिंपल हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जब दुनिया प्लेन में हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं 2D, मतलब पूरा ऐसे चल रहा था। ठीक, ठीक है, ऐसे चल रहा था तो वो 2D हो गया। ठीक है,
3D तो समझ ही रहे हो आप, प्लेन से भी हटा दो, ई प्लेन सब प्लेन मिला दो, 3D हो गया। हम लोग अपना रूम क्या हो गया, 3D हो गया। और दुनिया कैसा है, 3D है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते कौन सा है जनरली, स्ट्रेट 1D। 2D में तो है प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल आएगा, रेनमैन आएगा, रिलेटिव मोशन सब आएगा, ठीक है, प्लेन 2D में। क्लियर होना, ठीक है, वहां तक समझ गया बात, इंपॉर्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस भैया हम चले हैं, बट समय तो क्या दे देगा, स्पीड। क्लियर होना, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी कैसा है ये, स्केलर क्वांटिटी, कौन, स्पीड, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर की तरह जोड़ या घटा सकते हैं इसको है। ये कब, जब कांस्टेंट है दुनिया तो सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। जब कांस्टेंट नहीं होता है तब बात करते हैं, इसको लिख लो। जब दुनिया वेरिएबल हो, वेरिएबल स्पीड के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं टर्म एवरेज स्पीड। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। ये याद रखना, वेरिएबल स्पीड के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज। है क्या, तो यहाँ से हम कहीं मान लो दिल्ली गए, यहाँ से कहीं भी अपना एक मान लो 60 किलोमीटर की दूरी पर गए, अपने गाँव ही गए। अब बाइक से जा रहे हैं तो क्या बाइक से हमेशा एक ही स्पीड रहेगा, अलग अलग रहेगा, कभी 60 से जा रहे हैं, कभी 50 से जा रहे हैं, 100 से जा रहे हैं, कभी 120, कभी ज़्यादा स्पीड में करना है NH वगैरह पे, ठीक है ना। कभी मान लो ज़्यादा स्पीड, कभी कम स्पीड हो जाता है, ठीक। लेकिन हम लोग पूछ सकते हैं कि भैया ओवरऑल तुम कितना स्पीड से आएगी, तो बोलते हैं ना 60 की स्पीड से आ रहे हैं। पापा लोग पूछे थोड़ा स्पीड और कम कर दिए, 50 से आ रहे थे, ठीक है ना। दो भाई से पूछा, दोस्त लोग पूछा 100 से जा रहे थे, 120 पे चल रहे थे, ठीक है ना। एवरेज स्पीड 100 के स्पीड से हम आए, ठीक है, ऐसे कोई बोल रहा है। लेकिन वो एग्जैक्टली हमेशा 100 उसका क्या, उसका हमेशा 100 था स्पीड, क्या 100 किलोमीटर पर आवर नहीं, हमेशा उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर नहीं था, कभी 100, कभी 80, कभी 70, कभी 60 बदल रहा था। उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद रखना है, टोटल वर्ड इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। और इसको नोटबुक से समझाएंगे, ठीक है, नोटबुक। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड पूछता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नोट करो, डेफिनेशन समझते चलना, नोट कर लो। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये तो सबको पता है, स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम कब होता है समझिए, जब कांस्टेंट दुनिया है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका नोट करते चलना, सारा बात इंपॉर्टेंट, जो भी लिख दे रहे हैं सब बात इंपॉर्टेंट, सब लोग कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में, इसलिए घबराना मत, वर्ड से घबराना मत, ठीक है। वर्ड आते रहेगा, वर्ड से डर गए तो क्या हम लोग निकालेंगे एग्जाम, है ना। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड थोड़ा मान लो अब ए से हम सी जा रहे हैं, ठीक है ना, ए से सी तक जा रहे हैं अपना, ठीक, ए जगह से सी पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो हम बी तक गए कुछ S1 स्पीड से, ठीक, फिर बी से सी गए कुछ S2 स्पीड से, बदल गया मेरा स्पीड, ठीक है। मान लो यहाँ ए से बी जाने में हमको T1 टाइम लगा, बी से सी जाने में हमको T2 टाइम लगा। यहाँ तक समझ रहे हो यार, कोई टेंशन, क्लियर बनना, हाँ यहाँ तक। तो हमको बोलता है एवरेज स्पीड बताओ, ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड बताओ, ठीक ना। एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि ए बी भी चले हैं और बी सी भी चले हैं, ए बी भी चले और बी सी भी चले हैं, ठीक, ए बी प्लस बी सी। टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 ए से बी आने में T1 टाइम लगा,
बी से सी जाने में t2 टाइम लगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2। अच्छा ए बी, ये दूरी कैसे निकाली, ये दूरी कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर st, ठीक है ना, d बराबर st, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ये ab बराबर क्या हो जाएगा, s1 t1, लिखेगा ना यहाँ s1 t1 प्लस उसी तरह से मेरा bc कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, s2 इनटू t2, क्योंकि b से c तक स्पीड इतना था, टाइम इतना लगा, s2 t2, नीचे में तो t1 प्लस t2। समझा आप, क्लियर हुआ, समझ गया तुम लोग, समझ गए, यही है एवरेज स्पीड, खत्म, कुछ नहीं। हर बार तुमको बोलेगा यही, ए से बी मोटरसाइकिल से गया इतना 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर मोटरसाइकिल मान लो तो रख दिया, स्कूटर से चलने लगा, स्कूटर से चला 20 किलोमीटर पर आवर, फिर रिक्शा ले लिया, वो चल रहा है 10 से, तो बताओ मेरा एवरेज स्पीड। तो हम लोग सब में यही फंडा लगाएंगे, क्लियर है, नोट कर लो। मेरा एवरेज स्पीड पूछते रहता है क्वेश्चन, सबसे कॉमन एग्जांपल है, समझ गया होगा, सबसे कॉमन एग्जांपल है कि, सबसे कॉमन एग्जांपल बताते हैं तुमको, ए से मान लो सी है, ठीक, क्लियर है, ठीक, ए से बी का मान लो ईबी दूरी, ठीक है ना, आधा बी आधा डी/2 ईबी डी/2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मतलब डी था मान लो, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस डी था, ठीक, तो हमको तुमको ठीक है ना, या फिर हाँ क्लियर है, बस ए से बी तक का तुमको स्पीड बोल दिया s1 और बी से सी तक का स्पीड बोल दिया तुमको s2 से जा रहा था, ठीक, तो तुम बोलेगा फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक, फाइंड एवरेज स्पीड, क्लियर बन रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही लिखेंगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, ओवरऑल d/2 प्लस d/2 d, ठीक, और टोटल टाइम, टोटल मतलब ए से बी तक में टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस d/2 बट्टा स्पीड, s1 ए से बी तक में टाइम इतना लगा, ठीक है, प्लस बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा होगा, d/2 बट्टा s2, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको सॉल्व करो, मैथमेटिक्स कितना आएगा, ठीक है सर, सब में से डी कट जाएगा, ठीक है, डी ऊपर नीचे कटेगा, 1/2 भी कॉमन आएगा, देखो तो बचेगा क्या, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 कौन यहाँ बचा, 1/s1 प्लस 1/s2, तो ये पूरा उचक के आ जाएगा यहाँ, देखना 2 ऊपर गया, s1 s2 ऊपर गया, नीचे आएगा s1 प्लस s2, ये भी सबको याद रहता है जनरली, अगर दूरी सेम कर देता है, आधा आधा बिल्कुल बांट देता है, तो 2s1 s2 अपन s1 प्लस s2 रट लेता है, रटना नहीं है, रटना ही लेना है, ये बहुत जगह कॉमनली दिखेगा तुम लोग, लेकिन हम लोग फंडा जानते हैं, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, तो वो कैसे भी चलवा दो, लिख लो पहले से, क्लियर है यहाँ तक, समझ गया, एवरेज डिस्टेंस मुझको रहता है, बना देंगे, समझाएंगे टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, जो फंडा दिया हुआ रहेगा, फिगर देखो, फिगर हमेशा बना करके, मेरा फिगर बना के थोड़ा आसान लगता है, और वो लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है, कि बोलेगा पहला 1/3 दूरी इतना स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट टू ऐसे बोलेगा तुमको, नेक्स्ट जो है तो तुमको s2 स्पीड से चला, नेक्स्ट डिस्टेंस, तो बताइए कितना आ गया, देखो क्वेश्चन एक लिख लो, एन ऑब्जेक्ट, देखो ऐसे लिखेगा, मान लो एन ऑब्जेक्ट travels 1/3 distance with speed s1 and rest distance, और जो बाकी बच गया रेस्ट डिस्टेंस with speed s2, ठीक है, तो बोलेगा फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, पहला बोल रहा है, फिगर बनाते चलो, फिगर बनाओ,
ए पॉइंट है, मान लो चले हैं बी पॉइंट तक पहुंचना है, ए से चले मान लो बी तक पहुंच रहा है। स्ट्रेट लाइन में दुनिया है, दुनिया तो खेल रहे हैं 1D में, स्ट्रेट लाइन में ही खेल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है 1/3 चल रहा है, यानी कितना डी, पूरा मान लो ए से बी तक डी दूरी, नहीं क्वेश्चन में दिया हो कुछ भी मान लो ए से बी तक डी, हम क्या मान लिए ए बी डी है, ठीक। बोलता है 1/3 चला है S1 से, तो मान लो यहाँ तक, यानी कि D/3 चला है S1 स्पीड से, एंड रेस्ट डिस्टेंस जो बाकी बच गया, तो बचा कितना है 2D/3, बचा कितना डी में से D/3 कटा तो 2D/3, ये चला है तुमको S2 स्पीड से। तो नहीं निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, खत्म। हम लोग क्या फोटो बन गया मायने में, यहाँ ऐसे फिगर हमेशा याद रखना, फिगर बना के ही करना कोई क्वेश्चन, इजी पड़ता है। एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बदलेगा तो नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो डी ही है, टोटल टाइम, टोटल टाइम की पहले यहाँ से यहाँ आया होगा, यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा होगा, टाइम कितना होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, वैसे आता है स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, नोट कर लिया करना, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस D/3 बाय स्पीड S1 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा होगा कितना 2D/3 बाय S2, क्लियर है, बस हो गया खत्म। अब बस सॉल्व करो, डी कट गया, क्या बचा 1/, ठीक है ना, मान लो अगर 1/3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/S1 प्लस यहाँ बचेगा 2/S2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 3S1S2 अपॉन, एलसीएम लिए होंगे दिमाग में, देखो S2 प्लस 2S1, मैथ लगा लेना, खत्म, आ गया मेरा स्पीड। और कुछ भी दूरी दे दे, कैसा भी दे दे, हम निकाल लेंगे, नोट कर लो, बस फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम, यही फॉर्मूला रह जाएगा, ठीक ना। एवरेज स्पीड पूछता है, बहुत पूछता है, लिंक में भी बहुत बार पूछा, सिंपल रहता है, कोई टफ नहीं रहता है सब क्वेश्चन, समझिए एवरेज स्पीड क्या है। फॉर्मूला बस याद रखना है, टोटल टाइम, उसके बाद बस दिमाग लगा के फिगर बना के हमको देख लेना है कहाँ कहाँ तक कितना स्पीड से चला, कितना दूरी चला, क्वेश्चन में सब दिया होगा। यानी कि स्पीड के बारे में भी सीख गए, ठीक ना। स्पीड के बारे में क्या क्या सीखे जी, जब मेरा कांस्टेंट स्पीड हो, जिसको डिफाइन किया गया है तो डिस्टेंस बाय सिंपल टाइम, ठीक है ना। ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, ऐसा यूनिट मीटर है, इतना आप तो समझ ही गए हम लोग, मीटर, ठीक है, ये सब सीख गया। इसी बोलो अगर दुनिया वेरिएबल होता है, फॉर वेरिएबल स्पीड, है ना, हम लोग क्या डिफाइन किए, एवरेज स्पीड, क्या डिफाइन किए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को सिंपल कैसे डिफाइन किए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से, डायग्राम बना के चेक कर लेंगे, ठीक है। ये स्पीड है तो ऐसा स्केलर क्वांटिटी होगा, ऐसा यूनिट भी मीटर ही होगा, क्लियर हो गया। स्पीड नोट कर लो जल्दी फटाफट। अच्छा हाँ, पहले नोट कर लो, एक कन्वर्जन आता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक कन्वर्जन है, कभी स्पीड कितना जगह देखना लिखा रहेगा 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भैया तो मीटर पर सेकंड में बदलो कितना होगा, कभी कभी कुछ मीटर पर सेकंड में दिया होगा, किलोमीटर पर आवर बदलना, ये सिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लिया ना, सिंपल चीज है ये, कोई टफ नहीं, ठीक। चलो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गया, ठीक है। कन्वर्जन, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक, को मीटर पर सेकंड मान लो बदलना, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, ऊपर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ठीक, इसको बदलना। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, बदल गया, देख रहे हो ना, जो जीरो कटा, एक बार अभी देख लो, बाद में हमेशा याद ही रखना, जो जीरो कटा, ठीक।
2 5 जा 2 3 जा कितना है 5/18 मीटर पर सेकेंड। मान लो अगर 1 किलोमीटर पर आवर था, 1 किलोमीटर पर आवर था, इसमें बदल गया 5/18 मीटर पर सेकेंड में। तो एक में इतना तो 20 किलोमीटर पर आवर है, चाहे 50 किलोमीटर पर आवर है, कितना से गुना कर देंगे 5/18 से गुना कर देंगे। मान लो यहाँ पर भी एग्जाम्पल क्या दी थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड में बनने के लिए क्या करते हैं 54 को किससे गुना करते हैं 5/18 से। एक का वैल्यू होता है तो उतना का वैल्यू उससे गुना ना करेंगे। अब 18 3 या 54 50 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लिए। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, जब 1 किलोमीटर पर आवर बराबर इतना 1 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। मीटर पर सेकंड से जनरली तुमको ना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ही बदलने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलना हो तो उल्टा कर दो 18/5 कर दो। देखो 18/5 कर दो, ठीक। यानी कि मान लो 15 ही मीटर पर सेकंड था, क्या करते इसको 15 गुने 18/5 किया 54 किलोमीटर पर आवर। आ भी गया दिख ही रहा है, आ भी गया दिख ही रहा है, ठीक। मतलब एक छोटा सा बेसिक क्या करना है, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना कर देना है। ऐसे भी अगर तो बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा 5/18 ही लेंगे। तो 18/5 बड़ा है, 5/18 छोटा है, देख रहा है ना। तो बड़ा से छोटा में जाने के लिए छोटा से ही गुना कर देते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे याद रखना। अब ये दिमाग में सेट रहता ही है, किलोमीटर का मतलब ऊपर में 1000 और तो मतलब नीचे में 60/60 तो 5/18 ही आया था। मैं नहीं सकता कैसे आया था, ये हो गया। नोट करो कन्वर्जन हमेशा ऐसा यूनिट दिया था ना क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसा यूनिट को अलग करके भी फंसा देता है। ऐसा यूनिट को भी ध्यान देना, इसलिए पहला चैप्टर पढ़ते यूनिट एंड डायमेंशन इसलिए पढ़े, टाइम पास नहीं पढ़े थे वो, पढ़ाया इसलिए क्या था चेक करने के लिए, आपको यूनिट का ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। अब आता है वेलोसिटी। तो स्पीड था तो वही सारा बात स्पीड की तरह ही बात यहाँ होगा। वेलोसिटी भी कांस्टेंट वाला होगा तो अलग बात करेंगे, वेरिएबल होगा तो अलग बात करेंगे। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड को रिलेटेड था डिस्टेंस से तो वेलोसिटी रिलेटेड होगा डिस्प्लेसमेंट से। सिंपल बात, यहाँ क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, ठीक। कांस्टेंट वेलोसिटी सिंपल, कितना डिस्प्लेसमेंट चला बटा टाइम कर दो, हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड में अंतर क्या है, वेलोसिटी स्पीड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है कि हमको वेलोसिटी भी एक स्पीड ही है, वेलोसिटी भी स्पीड ही है, लेकिन वेलोसिटी में एक और खास बात क्या है कि हमको एक डायरेक्शन भी फिक्स दे दिया कि कितना स्पीड से किधर दौड़ रहा है, कितना स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट किधर मोशन में था, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा नथिंग बट इज लाइक ए स्पीड, बस इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में दौड़ रहे हैं, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट में दौड़ रहे हैं। एक तरह से इसको स्पीड नहीं बोल के वेलोसिटी बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है ना, समझ गया स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, यही है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी तरह से यहाँ पर अब एवरेज वेलोसिटी की वेरिएबल होगा दुनिया, तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे डिफाइन, कैसे, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, बाय टोटल टाइम। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जैसे वहाँ पे एवरेज स्पीड क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। सही हो गया फंडा यहाँ तक, तो पहले नोट कर लो, पहले कम से कम यहाँ तक बताते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कभी देखना वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे v वेक्टर, ऐसे लिखेंगे v वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन हो गया। वेलोसिटी कुछ नहीं स्पीड की तरह ही है, डायरेक्शन में हमको पता चल गया, ठीक है ना। वेलोसिटी
is nothing but speed in a particular direction. Speed in a particular direction, किसी particular direction में स्पीड बता दिए, उसको वेलोसिटी बोलने लगेंगे कि भैया वो जो है इतना वेलोसिटी से चल रहा है या दौड़ रहा है, ठीक है ना। इसका भी असाइनमेंट वही मीटर पर सेकंड ही होगा, असाइनमेंट मीटर पर सेकंड ही होगा, असाइनमेंट मीटर पर सेकंड, क्लियर है। असाइनमेंट मीटर पर सेकंड, बेसिक बेसिक लिखने का याद है उसे, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसको क्लियर हो जाएगा। ये टर्म सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए जो है ना टाइम हम लोग ले रहे हैं इसमें। टर्म जानकर कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ए से सी चला और फिर सी से बी भी आया, ए से सी चला, मान लो ये 100 मीटर था, और बी से सी था चला, मान लो ये 20 मीटर था, ठीक है। ठीक, पहले ऑब्जेक्ट ए से सी गया, फिर सी टू बी आया। एन ऑब्जेक्ट goes from A to C and then return to B as shown in figure। फिगर दिखा दिए, कभी फिगर नहीं भी देगा तो खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 मीटर मान लो हम तुमको दे दी, समझाने के लिए क्वेश्चन बना है, ठीक। पूछेगा तुमको, पहला क्वेश्चन पूछेगा एवरेज स्पीड, और दूसरा पूछेगा एवरेज वेलोसिटी। मान लो तुमको यहाँ 100 मीटर चलने में तुमको टाइम दे दिया था, मान लो मुझे 2 घंटा लग रहा है, ठीक है। और सी से बी में तुमको मान लो टाइम दे दिया कि तुमको आधा घंटा लग रहा है, ठीक। ए से सी तक जाने में तुमको 2 घंटा लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, और सी से बी तक आने में तुमको आधा घंटा लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तुमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक। एवरेज स्पीड पहला हमने निकाल लिया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला, देखो ए से सी भी चला और सी से बी भी चला, मतलब ए सी भी चला प्लस बी सी भी चला, और टोटल टाइम तो है ये है। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटा प्लस आधा घंटा, और यानी कि ए से सी भी चला, 100 मीटर भी चला प्लस 20 मीटर भी चला, नीचे में कितना देगा 5/2। या ध्यान रखना, ऊपर दुनिया मीटर में है, नीचे आवर में है, ठीक है। आवर में है तो उसको मिनट में बदल लो या सेकंड में बदल लो, तुम्हारा मान लो, ठीक है ना। चलो इसको भी आवर में रहने देते, कितना आ रहा है देखो यार, 120/5 × 2, 5 से घटा 5 × 10 5 × 20, ठीक है। 48 मीटर पर आवर आया, ठीक। मीटर पर आवर, टाइम बदल लेना कोई दिक्कत नहीं, बाद में बदल भी लेंगे, नहीं भी बदल सकते। यहाँ पे समझ गया, सिंपल फंडा सिखाना चाह रहे थे। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, ए से सी भी और सी से बी भी चला ना, टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल टाइम भी ले लेंगे, 2 घंटा प्लस आधा घंटा, ये सिखाना था, ठीक। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट सब कुछ सेम रखेंगे, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ये क्या जाएगा? टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ए से सी गया, सी से बी आ गया, हमको डिस्प्लेसमेंट का मतलब खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए और बी से मतलब होना चाहिए, ए और बी से मतलब होना चाहिए, यानी कि ए बी का दूरी कितना होगा, 100 में से 20 घटा दो 80, यानी कि ए बी, ठीक है, ए बी। नीचे में तो टोटल टाइम ही होगा ना, टोटल टाइम कितना, 2 + हाफ। समय तो भैया पूरा लगा ना, 2 घंटा प्लस आधा घंटा, नीचे में टोटल टाइम था, ए बी कितना 80, नीचे में 5/2 तो था ही, कितना हो जाएगा 80 × 2/5, 16 × 80, यानी कि 32 मीटर पर आवर,
ये मेरा एवरेज वेलोसिटी हो गया। समझ गया फंडा? ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है ऐसा नॉर्मल लिखना। बराबर ध्यान क्या रखना था, वेलोसिटी में ध्यान रखना था कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट यहाँ ए भी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना था बस। तो यहाँ तक फंडा समझ गया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन के साथ साथ हम लोग सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। कल सारा का सारा मैथ्स सीरीज में आ जाएगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स सीरीज में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग वेलोसिटी को dx/dt भी लिखेंगे, एक्सेलरेशन को dv/dt भी कल लिखेंगे सारा का सारा, ठीक ना। एक्सेलरेशन को पूरा बढ़िया से कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आई होप सबको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम मोशन समझ गया क्या होता है, डिस्टेंस समझ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ गया, स्पीड समझ गया, एवरेज स्पीड समझ गया, वेलोसिटी समझ गया, एवरेज वेलोसिटी समझ गया, कितना चीज़ हम लोग समझ गए, ठीक है। यहाँ तक इजी फंडा था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ तक मैं जितना क्वेश्चन बताया है यही सब क्वेश्चन टाइप का पूछता है, ठीक है। और जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जितना भी पढ़ा दिए लिखवा दिए क्वेश्चन, यही समझ लो इसी टाइप से पूछते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से, रिवाइज करो। थैंक यू।